देखो बेटा, एक टर्म होता है अश्योरेंस, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। एक टर्म होता है एंगेजमेंट। इस पूरी ऑडिट में आपको यह टर्म बहुत बार सुनाई देगा। अब एंगेजमेंट का तो एक मतलब होता है वो लड्डू फूटा आया मजा, सगाई, ये वो नहीं है। अच्छा, गूगल पे सर्च करोगे ना, एक टर्म आता है ऑडिट एंगेजमेंट। आप गूगल पे डालो, क्या लिखेगा वो, अंकेक्षण सगाई ये एंगेजमेंट का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। अब तुम अग्रीमेंट पढ़ते, तुम्हारे दिमाग में क्या घूमेगा, वो रिटर्न हरे वाले पेपर साइन, नहीं। एग्रीमेंट मतलब दो लोगों के बीच में किसी भी बात पर सहमति, रिटर्न में हो पेपर में हो, ये नहीं, दो लोगों के बीच में किसी भी बात पर अगर सहमति होती है उसको भी एग्रीमेंट, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट किस चीज का, अग्रीमेंट किसके बीच में, बिटवीन सीए। यहां पे कभी भी ऑडिटर नहीं लिखना। सीए कौन सा बेटा, एमआईपी मतलब मेंबर इन प्रैक्टिस, थोड़ा आसान करता है, चलो आप तो ऐसे लिख लो, सीए इन प्रैक्टिस। भाई क्यों, क्योंकि बेटा जो सीए जॉब में होता है ना, वो तो क्लाइंट को कोई सर्विस दे नहीं सकता। अरे भाई सीए दो है ना, एक तो जॉब में एक प्रैक्टिस में। क्लाइंट को सर्विस कौन देता है, जो प्रैक्टिस में। तो सीए इन प्रैक्टिस, एंड यहां पे कौन आएगा, क्लाइंट। अब सवाल है अग्रीमेंट किस चीज का, टू प्रोवाइड सर्टेन, अब ध्यान से सुनना बेटा, सर्विसेज हम देते हैं दो तरह की सर्विसेज। पहला अश्योरेंस सर्विसेज, ये हमारा सबसे मेन काम है। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो यही वो काम है जिसके लिए हम लोग सीए बने हैं, या जो हमारा मेन काम है। अभी बताएंगे कौन सा होता है। एक होता है अदर सर्विसेज। अब ये अदर सर्विसेज में क्या आता है, जैसे टैक्सेशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि टैक्सेशन अदर सर्विसेज, हां, एक चार्टेड अकाउंटेंट की पहचान अटेस्टेशन, सॉरी इससे नहीं होती, अश्योरेंस अदर सर्विसेज से नहीं होती। टैक्सेशन पे एडवाइस देना हमारा, क्योंकि ये वो काम है जो वकील भी करते हैं, पर ये वो काम है जो हम ही करते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। और एडवाइजरी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। अब मैं जितने भी नाम यहां लिख रहा हूं ना, ये सारे वो हैं बेटा जो पता नहीं कितने लोग करते हैं। यानी सीए होना जरूरी नहीं है इसके लिए, समझे क्या। पर ये जो सर्विसेज है ना बेटा, अश्योरेंस सर्विसेज, ये हम ही करते हैं खाली, ये और कोई नहीं करता। ये सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट भी कौन से, चार्टेड अकाउंटेंट सर्विस वाला भी नहीं कर सकता अश्योरेंस सर्विसेज, राइट। इसके बहुत सारे नाम हैं। नाम क्या क्या हो सकते हैं इसके, इसका नाम एक और है अश्योरेंस एंगेजमेंट भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इससे अटेस्टेशन सर्विसेज भी बोल सकते हैं। तो अगर कभी ये नाम दिख जाए ना बेटा, तो घबराना नहीं, ये अलग नहीं है। अटेस्टेशन सर्विसेज, ATT, ढंग से लिखूं क्या, अभी 2-4-5 दिन में तुमको मेरी राइटिंग समझ में आने लग जाएगी। अटेस्टेशन सर्विसेज एक ही बात है, आप अश्योरेंस सर्विसेज बोलो, अश्योरेंस एंगेजमेंट बोलो, अटेस्टेशन सर्विसेज बोलो। अब इसमें कौन सी सर्विसेज आती हैं, इसमें आती हैं सबसे मेन सर्विसेज। पहला, क्या ऑडिटिंग का काम सीए के अलावा कोई और कर सकता है क्या, तो बताओ मेन काम हमारा क्या हुआ, यही हुआ ना। दूसरा, आपने कभी सुना नहीं होगा इसका नाम, रिव्यू, रिव्यू सर्विसेज। अच्छा, जहां पे हम लोग सर्विसेज वर्ड लिखें वहां आप एंगेजमेंट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, वही वाले लिख देता हूं, क्योंकि फिर क्या ना हमारे आंसर उससे मैच नहीं होंगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा रिव्यू एंगेजमेंट। अभी आपको नहीं पता ऑडिट एंगेजमेंट, तो फिर भी आपने पढ़ लिया,
तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा पता होगा, लेकिन अभी आपको रिव्यू एंगेजमेंट नहीं पता। एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, ये अलग है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों नाम सेम ही हैं, यानी इन सबको मिला के भी एश्योरेंस सर्विसेज बोलते हैं, और उसमें से एक सर्विस है जिसका नाम भी एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है। करेक्ट। अब ये है एक लूप होल है ये, है ना। क्यों है मुझे नहीं पता, मैंने कभी रिसर्च करा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो चीजें बेवकूफी भरी हैं उनमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए। क्या रिसर्च करे, इसको कोई और नाम दे देते ना तो थोड़ा आसान रहता। ये सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा काम है। अच्छा, एश्योरेंस सर्विसेज क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक है। ऑडिट में और लॉ में एक बात आप रट लो, हर चीज का लॉजिक होता है बेटा। लॉजिक के बिना ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। यदि ऑडिट में और लॉ कोई सा भी हो, मतलब कोई भी लॉ, यदि लॉ में लॉजिक नहीं है ना, इसका मतलब फिर आपको लॉ पढ़नी ही नहीं आती। फिर इसी तरीके से ऑडिट में अगर आपको नहीं पता ना इसका नाम एश्योरेंस सर्विसेज क्यों है, एश्योरेंस ही क्यों, तो इसका मतलब मैं ही आपको गलत पढ़ा रहा हूं, ये मान लेना आप। इसलिए यू शुड बी क्वेश्चनिंग माइंड। आपके दिमाग में सवाल आना ही चाहिए कि सर इसका नाम रिव्यू ही क्यों है, आई टेल यू क्यों नाम है रिव्यू। इसका नाम ऑडिटिंग क्यों, आई टेल यू क्यों ऑडिटिंग नाम है। इस बस एक जगह नहीं बता पाता हूं क्योंकि ये नाम इंस्टीट्यूट ने ही गलत दिया है। अच्छा, गलत क्यों दिया उसका भी रीजन है, वो मैं बताता हूं आपको भी। और चौथा, रिलेटेड सर्विसेज या रिलेटेड एंगेजमेंट, इसको लेकिन मैं सर्विसेज ही लिखूंगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जहां मैंने लिखा ऑडिट एंगेजमेंट आप ऑडिटिंग सर्विस बोल दीजिए, रिव्यू एंगेजमेंट लिखा आप रिव्यू सर्विसेज बोल दीजिए, अश्योरेंस एंगेजमेंट लिखा आप अश्योरेंस सर्विसेज बोल दीजिए, रिलेटेड एंगेजमेंट लिखा रिलेटेड एंगेजमेंट बोल दीजिए, जो आपका मन करे बोलो। राइट। एंगेजमेंट थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, सर्विसेज थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वर्ड है, इतना सी बात है। ये बात कई भेजे में अच्छे से गुड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अश्योरेंस सर्विस मींस और अश्योरेंस एंगेजमेंट में, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि करके, पर पहले हम बात करेंगे कि अश्योरेंस एंगेजमेंट या अश्योरेंस सर्विस वर्ड का मतलब क्या है। बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है लेकिन अच्छी है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छी है और होनी भी यही चाहिए थी। अभी अश्योरेंस एंगेजमेंट का ये मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं, तीसरा वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं ओवरऑल मीनिंग पढ़ा रहा हूं। तो अभी हमने 1 2 3 डिस्कस नहीं करा है। करेक्ट। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जो सर्विसेज ऑडिटर देता है और इसका नाम अश्योरेंस क्यों वो हम बात करते हैं। अब जरा कुछ कंपोनेंट देखो, एक टर्म है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, टर्म कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है ऐसा कोई भी मैटर जिसको एक सीए एग्जामिन करता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, राइट, इधर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, कोई आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कोई कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, और हो सकता है कोई और चीज हो जैसे ओवरऑल प्रेजेंटेशन। मतलब होगा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि हम तो चार्टेड अकाउंटेंट है ना, हमारा तो इसको अब डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं बॉडी से ही जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करेगा। डॉक्टर है तो वही काम होगा उसका, तो बॉडी के किस पार्ट के लिए वो ट्रीटमेंट करेगा वो नहीं पता, लेकिन होगा बॉडी से। तो हम चार्टेड अकाउंटेंट है, हम जुड़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई पार्ट, उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई एलिमेंट, उसका कोई आइटम, उसका प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं सोचना कि हम लोगों ने क्या ना वो सीए के काम को बड़ा छोटा कर रखा है, और सीए नहीं कर रखा है, चार्टेड अकाउंटेंट्स ने ही अपने काम को छोटा सा बताया। हमारा तो एक ही काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सैकड़ों काम है। आप देखो डॉक्टर कहां पहुंच गए। पहले होता था ऑर्थोपेडिशियन, हड्डियों का डॉक्टर, अब होता है फीमेल ऑर्थोपेडिशियन, जो आप पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन, महिलाओं का ऑर्थोपेडिशियन अलग है, बच्चों का ऑर्थोपेडिशियन अलग है। मतलब ऑर्थोपेडिशियन तो ऑर्थोपेडिशियन होता था, हड्डियों का डॉक्टर हड्डियों का, बोले नहीं नहीं बच्चों की हड्डियों का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसमें भी ब्रांचेस हो गई अब। और हम साला अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने के लिए इतने सारे काम है, समझे आप। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या है, पहला एक सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, ये तय है। अब हम है तो
सीए ही ना। तो हमारा काम क्या होता होगा, सोचो, इनसे कनेक्टेड। पर हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ, हमारा क्या मेन काम है, क्या होता होगा मेन काम? आप सोचो एक ऑडिटर का काम क्या होना चाहिए, एक ऑडिटर नहीं सॉरी, एक चार्टेड अकाउंटेंट, जैसी हमारी डिग्री है, जैसी हमारी क्वालिफिकेशन है, जैसा हमारा लेवल है, उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इनके ऊपर एक चार्टेड अकाउंटेंट को क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम कर सकता होगा? ऐसा काम बताना जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, हम कर सकते हैं ये दो काम। आपने जो भी बोला ना भैया, आपने दीदी आपने, उन सबको मैंने इसमें डाल दिया। इवैल्यूएशन, वो तो हम गधे हैं कि लोगों ने चार्टेड अकाउंटेंट को जोड़ दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। अरे बना तो एक अकाउंटेंट भी लेता है। हमारे ऑफिस में 3 बंदे काम करते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट। They can prepare better financial statements, they can do better accounting entries, they can prepare better ledgers than compared to a chartered accountant. Even they can prepare ledger accounts better than me. पता है आपको, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। That's a problem. शाहरुख खान से किसी ने पूछा सर आपकी लाइफ तो लेविश है तो सही, बोले सर लेकिन आप तो ना वो आम आदमी वाले मजे नहीं ले सकते, आप ना पाव भाजी खाने नहीं जा सकते, आप समुद्र के किनारे, हम वो मजे ले सकते। बोले मुझे जाना ही नहीं है, मुझे खानी ही 5 स्टार में है, मुझे खानी खानी 5 स्टार में, मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्यों खाऊंगा समुद्र पे? तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम समुद्र के खड़े होकर खा रहे हो, क्योंकि तुम 5 स्टार में नहीं खा सकते। तो हमारा काम है भी नहीं, हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन नहीं है बेटा, वो काम एक अकाउंटेंट भी कर लेता है। हमारा काम है इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएट करके उसकी कुंडली बता सकते हैं। आप हमें दीजिए किसी एंटिटी का पी&एल बैलेंस शीट जरा, अब दो हमें एक बार, हम पी&एल बैलेंस शीट देखकर इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, तभी तो लोग हमारे पास आते हैं। हम ज्योतिषी हैं जी, ज्योतिषी। हम पी&एल बैलेंस शीट के ज्योतिषी हैं, हमारे पास दिव्य शक्ति हैं, आईसीआई ने दी हमें। आप हमें सिर्फ पी&एल बैलेंस शीट दो और आप हमें 1-2 दिन दे दो, हम उसकी स्टडी करके बता देंगे इस एंटिटी के साथ पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं, और आगे क्या होगा। समझे आप? ये कोई नहीं कर सकता। सेकंड, एक टर्म होता है बेटा मेजरमेंट, ठीक है, ये भी कोई नहीं कर सकता। कैसे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बनेगा बताओ, कहां लिखा है बताओ, कौन सी किताब में लिखा है कि प्रोविजन, हाँ 5% 10% बनेगा, ये तुमने पढ़ा क्वेश्चन में, वो यही आते थे, सबकी बुक में यही चल रहे हैं, 5% बना दो 10% बना दो, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करना चाहिए बताओ, कहां लिखा है? एएस में लिखा है, कहां लिखा है कि इसके लिए ना नहीं करना था, AS2 में लिखा है, लेकिन उस एंटिटी में कौन सा लगेगा ये कहां लिखा है, ये हम बताते हैं। हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग बेटर है, कैश है, अक्रूवल है या हाइब्रिड है, ये नहीं बताता कोई, ये हम आपकी एंटिटी को देख के बताएंगे। इसको बोलते हैं बेटा मेजरमेंट, ठीक है। ये दो है हमारे काम, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। और इनसे किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो, ये किसी भी चीज का हो सकता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी कंपोनेंट का हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी आइटम का हो, या प्रेजेंटेशन को लेकर हो। अब इवैल्यूएशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, राइट। तो इसको मेजर करने के लिए दो बातें समझो। हाउ, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, दोनों एक्सपर्ट है यार अपनी अपनी फील्ड के। अब सीए बनने के बाद देखो, प्रोफेशनल क्या होता है, बनने के बाद प्रोफेशनल वही नहीं करता जो पढ़ा है, अब उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज आ गई कि वो अपना खुद का तरीका डेवलप कर सकता है, एंड दैट मेथड मे बी करेक्ट। समझे आप मेरी बात? तभी तो यही तो फर्क है ना, बीकॉम में और सीए में क्या फर्क है। सीए बनने के बाद आप आम नहीं रहे, आप खास हो गए। अब आपके अंदर वो स्किल्स आ चुकी है, वो कैपेबिलिटीज आ चुकी है कि आप अपना मेथड बना सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट मेथड मे बी करेक्ट वन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इवैल्यूएशन या मेजरमेंट करूंगा, ठीक है ना, तो मेरा इवैल्यूएशन मेजरमेंट आम आदमी के हिसाब से सही है या नहीं है वो तो मारो गोली, उसके हिसाब से तो हम बात ही नहीं कर रहे। पर मेरा इवैल्यूएशन करने का तरीका, इसका इवैल्यूएशन करने का तरीका, इसका इवैल्यूएशन करने के तरीके में कुछ तो कॉमन हो, वरना होगा ये कि कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास लेकर आ रहा है, मैं अलग ही ज्ञान पेल रहा हूं।
दीदी अलग ज्ञान पेल रही है, भैया अलग, और वो बेचारा सर पकड़ के बैठा है, साला यार किसकी बात मानूं। एक कहता है बिजनेस बंद कर दो, एक कहता है बिजनेस में बहुत पोटेंशियल, ये कह रहा है चलने दे जैसा चल रहा है। अब बेचारा क्या करे बताओ, ये तो फंस गए ना। इसीलिए क्या होना चाहिए, अगेंस्ट, एक वर्ड लिख रहा हूं ध्यान से, हाउ, अगेंस्ट क्राइटेरिया। बेटा क्राइटेरिया शब्द का मतलब ही होता है प्रीसेट स्टैंडर्ड, ठीक है, प्री डिफाइंड और प्रीसेट स्टैंडर्ड, समझे, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। ऐसा होना भी चाहिए, यानी दो हमारे अंदर इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट की जबरदस्त स्किल है, पर हम फिर भी कुछ तो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। यह है हमारा काम, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप इस काम के लिए सीए बने हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, टैक्सेशन पे एडवाइस देने के लिए, आप कंसल्टेंसी ऑन इन्वेस्टमेंट देने के लिए सीए नहीं बने हैं। इसको करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन करेंगे उसमें इनकम टैक्स भी आएगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, उसके अंदर लॉ भी आएगा, उसके अंदर अकाउंट्स भी आएगा, उसमें एफएम भी आएगा, कॉस्टिंग भी आएगा, ऐसे भी आएगा, क्योंकि वो किसी के काम ही नहीं आया, वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, समझे आप, ये काम। तो हमको, हमारा काम क्या है, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यही काम है हमारा। अच्छा, इवैल्यूएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर इवैल्यूएशन, ठीक है, एंड मेजरमेंट क्या करोगे आप, मैंने कर लिया। अब आम आदमी को बताओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने बोला डॉक्टर को सर ये हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, एक्सवाइजेड जो भी हो रहा है, डॉक्टर आपका क्या करता है, डायग्नोसिस, जिसको आप और मैं इवैल्यूएशन बोलते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलता है, डायग्नोसिस, राइट। दीदी गई डॉक्टर के पास, सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर देखेगा रात को सोए नहीं सोए, बीपी चेक करेगा, या जो भी एक्सवाइजेड उनके सिस्टम होते हैं, फिर उसने चेक कर लिया, बोले अब जाओ, बोले सर बताओ तो सही, बोले मैंने चेक कर लिया अब जाओ आप, अरे बता ही नहीं रहे, बताना तो पड़ेगा ना, तो एक्सप्रेस कंक्लूजन, ठीक है, एक्सप्रेस कंक्लूजन, समझ में आया, दोबारा सुनो, ऊपर से पढ़ो, चार्टेड अकाउंटेंट मेंबर, ये हम बात करें अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब, अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब, अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एंड टू एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑन सब्जेक्ट मैटर। अब कंक्लूजन बेटा अच्छा भी हो सकता है और कंक्लूजन खराब भी हो सकता है, वो तो जो आएगा वो आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सब्जेक्ट मैटर बनाया किसने होगा, सवाल है, जवाब देना है? हु प्रिपेयर्ड दिस सब्जेक्ट मैटर, हु प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट मैटर, एंटिटी, वेरी गुड। तो जब आता है जवाब तो जोर से बोला करो ना बेटा, एंटिटी ने बनाया होगा। अब एंटिटी के अंदर किसने बनाया, हमें क्या लेना देना किसने बनाया यार, हमें, हमारे लिए तो सब एंटिटी ने बनाया। एंटिटी को क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा ना वर्ड, कितना कॉमन सा है, सो वी, जैसे हम नहीं अपने, मतलब वो जिससे हमारी मोहब्बत है उसको एक नया नाम देते हैं, शोना, अच्छा नहीं लगता ना वो वाला नाम, जो भी उसका नाम है XYZ, नहीं, बाबू नहीं, जानू, हाँ क्या बोले, अब नहीं कुछ और बोला था तू, जैसे बता क्या बोला था, तो ऐसा नाम दे देते ना, निक नेम, स्वीटू काइंड ऑफ, तो ऐसे हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या, रेस्पॉन्सिबल। अच्छा लगता है सुनने में यार, रिस्पॉन्सिबल पॉडी, भारी शब्द लगता है नहीं, एंटिटी such a down market word, and when it's responsible it sounds little royal, right? So responsible party, so there is a word called responsible party which prepared the subject matter, and member in practice, CA member in practice, CA member in practice makes evaluation and measurement of क्या, subject matter,
एंड ही एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑन, अच्छा मैं यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं इसको ना, थोड़ा सा मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे तो, बट वैसे कर दे रहे हैं। एक्चुअल में हम ना जो अपना कंक्लूजन दे रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर पे नहीं दे रहे हैं, कंक्लूजन तो हमने जो इवैल्यूएशन करा उसका दे रहे हैं। एक्चुअल में तो यही ना, वो एक अलग बात है, आप समझ गए जब मैंने लिखा था सब्जेक्ट मैटर तब भी आप यही समझ रहे थे कि हमने कंक्लूजन, हमने जो इवैल्यूएशन मेजरमेंट करा उस पे कंक्लूजन, लेकिन थोड़ा लिख देते हैं है ना, इट इज एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑन सच इवैल्यूएशन एंड ऑन सच की जगह और एक स्पेसिफिक वर्ड लिख दूं क्या, अच्छा नहीं लग रहा ये, ऑन आउटकम ऑफ, इससे थोड़ा सा क्या ना वो आपकी जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के लैंग्वेज से मैच कर जाएगा, ऑन आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। वो एक अलग बात है, अगर आप सीधा लिखते ना ऑन सब्जेक्ट मैटर तो भी सही था, मतलब उसका भी वही निकल रहा है, राइट। लेकिन अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब याद हो जाएगा। तो हमने जो जो इवैल्यूएशन करा, जो मेजरमेंट करा, उसको करने से जो हमारा आउटकम आया, जैसे डॉक्टर जब आपका इवैल्यूएशन करता है, उसने देख लिया, बीपी चेक कर लिया, उसने आपसे आपकी हिस्ट्री पूछ ली, आपकी मेडिसिन पूछ ली, सारे इवैल्यूएशन कर लिया, वो जो उसने जो इवैल्यूएशन करे ना उसका आउटकम बना रहा है वो, कि हाँ यार बीपी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है। ये उसके जो कंक्लूजन्स हैं, ये किसके कंक्लूजन्स हैं, ये जो उसने इवैल्यूएशन करा उसका कंक्लूजन है, राइट। नाउ पूरे को लिंक कर देते हैं, क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच वाज प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है, एंड टू एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑन आउटकम और इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। अब लेकिन ये बात इधर आ गई तो दो दो बार क्या बोले, तो व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एक्सप्रेसिंग कंक्लूजन ऑन आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट क्राइटेरिया। मेजरमेंट करने का क्राइटेरिया ना, इसमें ये लिखने से क्या हो गया, बीच में से ये लाइन हटाना आसान हो गया। कौन सी, ये वाली, दोबारा सुनो, बिल्कुल आसान है, याद नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एक्सप्रेसिंग, राइट, कंक्लूजन, कंक्लूजन याद ना रहे तो ओपिनियन लिख देना, एक्सप्रेसिंग कंक्लूजन और ओपिनियन, राइट, ऑन आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ कॉमा अगेंस्ट, ये इवैल्यूएशन मेजरमेंट हमने अगेंस्ट क्राइटेरिया करा, यही तो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ये बात समझ में आ गई। पर ये कर किसके लिए रहे हो, हाँ ये किसके लिए है, फिर बाकियों के लिए है। बाकी कौन, यूजर्स, बाकी यूजर्स सब आ गए उसमें, क्या नाम देते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। लाइक ये इवैल्यूएशन मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, कहां लिखें, वाई टू मेक सच इवैल्यूएशन और मेजरमेंट टू क्या, इंटेंडेड यूजर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, समझे क्या। सो टू गेन, और गेन भी क्या, हमें तो क्या करना है, तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आए ना, हमें कुछ गेन नहीं करना, हमें पैसे गेन करने खाली, हमें तो क्या करना है, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड क्यों बेटा, यूजर भी तो लिख सकते थे, इंटेंडेड क्यों है। अच्छा, क्या एंटिटी का मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होता कौन है, एक्चुअल में भी लिखेंगे नहीं, होता कौन है, मैनेजमेंट। वो आपको याद नहीं रखना, वो अलग बात है। तो मैनेजमेंट भी तो यूजर में आता है, चैप्टर 1 के शुरू में हमने बोला था, तो यूजर भी तो है, लेकिन उसके लिए नहीं है, इसलिए आगे लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये लिखना पड़ेगा बेटा, समझे क्या। अगर आपने ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए तो करा ही नहीं है, उसने तो बनाया, वो तो हाँ ही बोल रहा है, सही बोल रहा है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। समझ में आया। अब इसकी पूरी डेफिनेशन दोबारा बनाओ। व्हाट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट, राइट,
टू एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑन आउटकम ऑफ इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन। अब इनको जैसे तुम्हें आगे पीछे करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट? एन एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर, वेयर सीए member in practice, CA member in practice express conclusion, right, and express conclusion on evaluation and measurement of subject matter। ये तो हमने जो ओरिजिनली बोला, आप थोड़ा चेंज करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको ऊपर कर दो, राइट। एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर, राइट, एक्सप्रेस ओपिनियन टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, राइट, ऑफ क्या इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे मीनिंग निकलना चाहिए। अब ऐसे मत कर देना सर आपने कहा था कहीं भी लिख दो, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर इंटेंडेड यूजर अगेंस्ट क्राइटेरिया फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टी बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऐसे मत कर देना, कुछ भी मतलब लाइन का मीनिंग निकलना है। समझ में आई बात? अब नोट्स खोलो आप अपने, नीचे देखो एक वर्ड लिखा है अश्योरेंस, मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या डेफिनेशन है? इट मींस एन एंगेजमेंट इन विच, एक वर्ड लिखा है प्रैक्टिशनर, मैंने अभी नहीं बताया, मैं बताऊंगा अभी, चलो बता देता हूं। अब हमने बोला ये सारा काम करता कौन है? सीए मेंबर इन प्रैक्टिस, क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकता। सी उसको तो अलाउड ही नहीं, कहां लिखा था हमने वो सीए मेंबर इन आगे, राइट। हाँ, सी इन प्रैक्टिस। इसकी जगह ना आप चाहे तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा अच्छा लगता है। क्या? प्रैक्टिशनर। मैं हटाऊंगा इसको भी ना, वो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये वर्ड गलत है, वर्ड ये भी सही है, ठीक है, वर्ड वो भी सही है। बस वो क्या है, वो थोड़ा वो ना भारी शब्द साउंड्स लाइक थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्रैक्टिशनर जैसे वो नहीं होते मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो प्रैक्टिशनर ये अच्छा लगता है बोलने में। अब देखो क्या लिखा डेफिनेशन में, assurance engagement means an engagement in which practitioner express conclusion designed to provide enhance की जगह मैंने increase लिख दिया, the degree of confidence of intended user other than responsible party about the outcome of evaluation or conclusion measurement of subject matter against criteria। इसको लिखोगे क्या? लिखो लिखो। चलो अब आ जाओ नोट्स के ऊपर। डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ली, उसके नीचे आपको दे रखा होगा एक पॉइंट कि फीचर्स क्या है इसके, है ना, फीचर्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सबसे पहला इट्स अ 3 पार्टी रिलेशनशिप, पहला प्रैक्टिशनर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरा इंटेंडेड यूजर। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। अरे रोल तो है, अपॉइंट तो उसी ने किया है हमें, पैसा तो वही देगा हमें, नहीं। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, थर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। सेकंड क्या है? एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम एग्जामिन करते हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब इंफॉर्मेशन विच वी यूज टू एग्जामिन, करेक्ट। और सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी ये वाले होंगे, यानी कोई भी चीज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी, ये तय है, इसके बाहर नहीं जाने वाले क्योंकि वही हमारा स्कोप है। थर्ड, सुटेबल क्राइटेरिया, ये मैं आपको भी बताऊंगा। मैंने अभी आपको ये बोला है कि क्राइटेरिया, बट क्या क्राइटेरिया है तो बताओ, हम बताएंगे आपको अभी। इवन हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि ये चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। तो चारों, ये देखो 4 काम है, चारों ही एश्योरेंस है ना, तो चारों में ही किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन और मेजरमेंट होता होगा। तो चारों में ही जिस भी सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन होता होगा या मेजरमेंट होता होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड होगा। चारों में ही जिस सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन करते होंगे तो कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करते होंगे। तो जब 4 हैं तो क्राइटेरिया भी चारों के अलग अलग होंगे, पर कॉमन क्या होगा, सब में होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कंफर्म है, ठीक है। तो 4 अलग अलग काम, चारों में कॉमन चीज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब कॉमन है तो 4 अलग अलग क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की हो सकती है, राइट। चारों में क्राइटेरिया अलग अलग होंगे, ये बात समझ में आ गई? पक्का? गुड। हम आपको बताएंगे वो कौन से क्राइटेरिया हैं। तो क्राइटेरिया देखो क्या, इट रेफर्स टू द बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर। अब बेंचमार्क का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड्स। आप बेंचमार्क लिखो, आप स्टैंडर्ड लिखो, मैंने यहां लिखा भी है प्री डिटरमाइंड। और आपने ये इसको नोट डाउन तो सही से कराया ना यार, कहीं मिक्स मत कर देना। मतलब जैसे ये इसके साथ लिखा,
हाँ, कहीं ऐसा हो कि तुम यार इसको ऊपर वाले के साथ पढ़ लो। ये थोड़ा सा ना ऐसा मेंटेन करके रखना गैप, कहीं दिक्कत ना हो। अभी तो नहीं होता, पर जब वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिवीजन मारते ना, तब तो देख लेना। बस यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताऊं, इसके नीचे भी 2 पॉइंट लिखे 4 5, तो वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी रुको, अभी तो बहुत सारा हमें पढ़ना है। अब आओ, हमारे साथ एक समस्या है, हमारे साथ मतलब चार्टेड अकाउंटेंट के साथ। प्रैक्टिशनर बेटा जो भी काम करता है ना, हम है प्रोफेशनल, और ऐसा है जी, प्रोफेशनल ना किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देता है जी। हमारी ओपिनियन पर, हमारी रिपोर्ट पर कोई सवाल उठा दे, सवाल उठना ही नहीं चाहिए उससे पहले आपको। और कैसे होगा? प्रैक्टिशनर को जब भी अश्योरेंस एंगेजमेंट करना है, आप कोई सा भी करो, ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय, ध्यान से सुनना बेटा, ऑलवेज ऑप्टेन, ये वर्ड घोट के पी लेना, ऑडिट में इसके बिना हम, सॉरी मतलब ऑडिट सब्जेक्ट में इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या? एविडेंस। ऑडिट एविडेंस नहीं, एविडेंस। अगर ऑडिट वाला काम कर रहे हैं तो ऑडिट एविडेंस हो जाएगा, रिव्यू वाला कर रहे हैं तो रिव्यू एविडेंस हो जाएगा, अश्योरेंस वाला कर रहे हैं तो अश्योरेंस हो जाएगा, वो जैसा भी रहेगा। ओके, सो वी ऑलवेज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन विच आर कंक्लूजन्स आर बेस्ड। यही आप देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है, राइट। छठा पॉइंट जो है वो ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं। हमें जो रिपोर्ट देनी है, प्रैक्टिशनर जो रिपोर्ट इशू करता है, वो रिपोर्ट भी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी रिटन एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट। एक तो रिटन में हो और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। आगे बात समझ में? इसीलिए हम लोग, और ये तो नॉर्मल सी बात है, ये भी वैसे तो नॉर्मल ही है, बट याद रहे तो ये तो वैसे भी वो चीज है जो आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब आओ, हमने 4 तरह के एंगेजमेंट पढ़े, हम पहले 2 की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक तो ऑडिट की, क्या नाम देते हैं इसको? ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। और एक क्या होता है? रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट, क्या फर्क होता है ऑडिट में? ऑडिट तो हम पहले ही पढ़कर आए, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। ऑडिट में हम क्या करते हैं? वी ऑप्टेन, कौन सा अश्योरेंस लेते हैं हम लोग? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। आगे वो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, शॉर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेट, ये होता है ऑडिट। अब रीजनेबल अश्योरेंस का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, ये हाई लेवल का अश्योरेंस होता है, ठीक है। हाई लेवल का इसीलिए है क्योंकि हम कर रहे हैं, हम कौन? चार्टेड अकाउंटेंट, राइट। एंड वी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, हम ऐसे नहीं करते हैं। तो हमारा रीजनेबल भी हाई लेवल होता है, भले ही वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट हमारा रीजनेबल भी हाई लेवल है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी अप्लाई डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर, डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे नहीं करते बेटा हम लोग, भले ही हम लोग 100% ना करें, पर हम जो करेंगे वो डिटेल में एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हैं टू ऑब्टेन क्या? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है।
अब यहां लिख सकते हैं ऑडिट एविडेंस, कि यहां तो हम लिख ही रहे हैं ऑडिट, तो यहां लिखो ऑडिट एविडेंस। तो इट इज रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल है तो हाई लेवल अश्योरेंस है। थैंक यू सर। रीजनेबल है तो हाई लेवल अश्योरेंस है ना, एक ही बात है, बट दो पॉइंट बन जाते हैं। रीजनेबल है इसलिए हाई लेवल, और रीजनेबल क्यों है, क्योंकि हमने डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगाया एंड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। व्हाट इज रिव्यू, राइट? ये रिव्यू आया क्यों, अब इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी तो आपको ये समझ में आएगा, वरना आएगा नहीं। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में एक दो बातें लिख देता हूं। You obtain limited assurance. You obtain limited assurance. अब लिमिटेड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी अप्लाई फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी फ्यूअर प्रोसीजर, ऑडिट तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी लिमिटेड अश्योरेंस ऑन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होते ये दोनों ही होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों ही पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, पर इसमें हम फ्यूअर प्रोसीजर लगाएंगे। फ्यूअर मतलब इसके कंपैरेटिवली कम, फ्यूअर प्रोसीजर देन ऑडिट टू ऑब्टेन एविडेंस। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टू ऑब्टेन एविडेंस है, ये भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, लेकिन देखो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट काम के हिसाब से होता है। छोटा काम तो उसमें कम एविडेंस भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, बड़ा काम तो उसमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का तो मीनिंग बदल जाएगा ना यार। देखो लग्जरी का मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। जो आदमी महीने के 50,000 कमाता है, उसको अगर आप 15,000 रुपए पर डे के रूम में रुकवाओगे ना होटल, वो लग्जरी है। जो आदमी कमाता ही महीने के 5 लाख हो, उसके लिए 15,000 रुपए पर डे के रूम में रुकना इज नॉट अ लग्जरी, इट इज नेसेसिटी, ठीक है। उसके लिए 50,000 रुपए के रूम में रुकना इज लग्जरी। पर जो आदमी कमाता ही 5 करोड़ रुपए पर डे है, उसके लिए 5 लाख रुपए का रूम पर डे इज लग्जरी, क्योंकि 50,000 के रूम से कम में तो वैसे भी नहीं रुकता। तो लग्जरी का डिफरेंस ऐसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। यू कांट सेट की सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इज कॉमन फॉर एवरी सिचुएशन, राइट। अब चूंकि देखो लिमिटेड अश्योरेंस ले रहे हो तो हाई लेवल अश्योरेंस तो नहीं जा सकता, लिमिटेड अश्योरेंस हाई लेवल तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा? लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब लेकिन सवाल है कि ये कर ही क्यों रहे हो, इसका यूज ही क्या है? इसकी जरूरत पड़ी सेबी की वजह से। सेबी ने क्या बोला? सेबी ने बोला जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सारी लिस्टेड कंपनीज को हर क्वार्टर के एंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ऑडिट करानी है और हमें देने हैं, और वो भी 15 दिन में। मतलब क्वार्टर एंड हुआ अप्रैल मई जून, फिर 15 दिन के अंदर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने भी है, ऑडिट भी कराने हैं। आप मुझे बताओ क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में टाइम लगता होगा या साल के एंड वाले? शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। एक क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? दोनों में बराबर लगेगा, क्योंकि फॉर्मेट देखो, क्या चीज है जो साल के एंड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी और साल के क्वार्टर वाले में नहीं आएगी? बताओ जरा मुझे आप, सिवाय इस बात की कि फिगर बढ़ जाएगा, बाकी तो सभी आएगा ना। क्या काम नहीं करना पड़ेगा क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो साल के एंड में करते हो आप? फिर टाइम कम कैसे लगेगा? अब उसको बनाना भी है, फिर ऑडिट भी करानी है। हमने हाथ जोड़ लिए, आईसीआई ने हाथ जोड़ लिए, बोले सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8-10 तारीख तक तो बना के देंगे, उसमें आप हमसे चाह रहे हो 2 दिन में 3 दिन में ऑडिट। सर घास नहीं काटनी, घास नहीं, हम तो नहीं काट सकते, क्योंकि हम तो प्रैक्टिशनर है जी, हमें तो रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, हम तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, और हम तो हाई लेवल एश्योरेंस ही देंगे। तुम्हें कराना है तो कराओ, तो मत कराओ। सेबी ने कहा नहीं ऐसे मत करो, बताओ क्या करें, क्या कर सकते हो तुम? अच्छा, करना सब काम 15 दिन में ही है, क्योंकि देखो फिर तो क्वार्टर 2 ही आ जाएगा। अब क्वार्टर 1 की अगर आप दे रहे हो सितंबर में, तो क्या मतलब निकला फिर? तो ये भी जरूरी। अब सेबी भी ठीक है, तो सेबी ने बोला कि काम करो, तुम बताओ क्या कम से कम कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो? बोले हम सर बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हैं, 2-4 चीजें।
जैसे ये देख लेंगे कि लॉ का कंप्लायंस हो गया ना, जैसे हम ये देख लेंगे फॉर्मेट सही है ना। आप सोचो हम उसके अंदर के फिगर्स को वेरीफाई कर लें, ये तो नहीं हो सकता सर, और ये तो नहीं हो सकता। 2-3 दिन में, 4 दिन में आप सोचो हम उसके एविडेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, आप सोचो सोर्स डॉक्यूमेंट को चेक कर लें, बिल्स को चेक कर लें, एविडेंसेस को चेक कर लें, ये तो नहीं होगा। तो कम कम काम कर लेते हैं, इसको हमने नाम दिया रिव्यू। आया समझ में? इसको बोलते हैं रिव्यू, यानी वेयर वी एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक शब्द होता है आम भाषा में, ऊपर ऊपर से देख लो यार, बोलते ना एक बार ऊपर की नजर से देख के बता दो। ऊपर की नजर मतलब ऊपर की नजर नहीं, भूत प्रेत वाली नहीं ऊपर मतलब बस एक रफ, ये वही है, इसलिए लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस आता है, और इसलिए इसका नाम क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट। समझे आप? लेकिन दोनों में ही क्या है, और दोनों में ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से मालूम है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा 2 तरह के होते हैं, अब तक तुमको नहीं पता था, आज पहली बार पता चलेगा। हिस्टोरिकल एक प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर के हैं तो प्रोस्पेक्टिव, प्रेजेंट होता ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठे, कल के हिस्ट्री हिस्टोरिकल। तो आप बोलो अभी के नहीं होते हैं यार, और अभी के बनाऊंगा तो भी हिस्टोरिकल है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हो गया ना, तो हिस्टोरिकल ही बनेगा। तो या तो हिस्टोरिकल या ये दोनों हिस्टोरिकल के होते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल ही होते हैं, करेक्ट। तो इसका नाम ऑडिट, इसका नाम रिव्यू। लिखो पहले एक बार, फिर आगे बताता हूं। तो रिव्यू में भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी हिस्टोरिकल, इसमें भी हिस्टोरिकल, ठीक है। अच्छा अब देखो, अच्छा वो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, जैसा हमने कहा था सबके लिए क्राइटेरिया होगा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। एक और चीज बताऊं कि एक और चीज बताता हूं, वैसे तो मैं लिखूंगा नहीं, बट आप समझ जाना। ये अभी मैंने बताया रिव्यू एंगेजमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है, लेकिन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्वार्टर वाला, क्वार्टर या हाफ ईयर कुछ भी हो सकता है। मतलब टेक्निकली बात करें तो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इंट्रीम, ये होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फुल ईयर, ये समझ में आया आपको, राइट। ये हिस्टोरिकल जो, वरना अदरवाइज तो उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। आज अब देखोगे तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर, कम ऑडिट प्रोसीजर, ज्यादा एविडेंस, कम एविडेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस। फर्क क्या है, ये इंटरिम का है, ये फाइनल का है। अब इंटरिम में आपने टाइम कम दिया हमको, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा, वरना हम तो जनरली हम नॉर्मली, हम मतलब मैं जब हम बोलूँ तो समझ जाना प्रैक्टिशनर, हम तो भाई साहब इसी पे भरोसा रखते हैं। अगर आप हमसे ये नहीं कहते 15 दिन में ऑडिट करके दो, तो हम तो, अगर आप इंटरिम की ऑडिट करने के लिए बोलते तो भी ऐसे ही करते। ये हमारा बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, समझे आप। हम क्वालिटी में कम, हमने तो मना ही किया था ना, आईसीआई ने तो मना ही करा था ना सेबी को। आप अगर हमें बोल रहे हो कि क्वार्टर की ऑडिट करो, तो हम तो भाई साहब पूरा ही टाइम लेंगे, हम तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे ही लेंगे। तुमने उंगली करी कि नहीं हमें तो 15 दिन में ही चाहिए, इसीलिए मजबूरी में ये बना, अदरवाइज हम नहीं भरोसा करते, क्योंकि तो गलत ही है ना यार टेक्निकली तो। पर कोई बात नहीं, क्योंकि साल के एंड में तो ऑडिट होगी, भरोसा इतना सा है कि क्वार्टर में कर रहे हैं, पर साल के एंड में पूरी ऑडिट होगी, इसीलिए लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली रिव्यू वाला कब काम में आता है, इंट्रीम के, ये काम में आता है फुल के। और इंट्रीम में भी तब काम में आएगा जब आपको लिमिटेड टाइम के अंदर करना हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को, बेटा आधा % भी अगर कंफ्यूजन है ना कहीं, तो भी पूछ लेना, है ना बेटा। कि क्या होता है ना, सेबी ने बोला, लेकिन सेबी ने क्या बोला, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, देखो आप समझो 12 महीने, 1 साल इज अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। इट मे नॉट बी अ लॉन्ग पीरियड फॉर यू or for the few shareholders, because they are not interested in companies day to day performance. But just think about those investors who are regularly investing in the company, having a huge investment in the company, so they need to keep a watch on company's daily performance. So I cannot wait for company's performance at the end of the year. अब एक बार मेरे बारे में सोचो, that I'm a frequent investor in the company, making a huge investment, और आप मुझे साल के एंड में बता रहे हो कंपनी ऊपर गई नीचे गई या वॉट एवर,
मैं क्या करूं बताओ, मेरे तो लग गई ना पूरे इन्वेस्टमेंट की। तो आई मस्ट नो अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। अब कंपनी बोल रही है हम आपको देते हैं क्वार्टरली, पर कंपनी दे रही है अपनी परफॉर्मेंस क्वार्टरली, वो सही है या गलत, ये हमें कौन बताएगा? कंपनी पे तो भरोसा नहीं कर सकते, अच्छी ना कोई। अब अगर सीए भले ही लिमिटेड रिव्यू कर रहा है, पर सीए कर रहा है, आप ये समझो, सीए कर रहा है, सीए का हल्का फुल्का रिव्यू भी जो होता है ना, वो टेक्निकल होता है। आप एक वर्ड समझो, हमारा प्रोफेशनल के और नॉन प्रोफेशनल में एक ही बात का फर्क होता है बेटा, टेक्निकल। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, आपको सुननी ही चाहिए, बड़ी मजेदार है ना। इसके बाद आपको समझ में आएगा सी और नॉन सी में क्या डिफरेंस होता है। जनरली क्या होता है, जैसे हम कोई भी ऑडिट हमारे पास आती है, अब देखो साल भर में बहुत सारी ऑडिट्स होती हैं, हर ऑडिट पे पर्सनली मैं या जो मेरे पार्टनर है वो नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, टीम बना देते हैं आर्टिकल्स की, वो जाते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, पहले दिन, पहले इसको बंद कर दो, बहुत आवाज कर, पहले या दूसरे दिन हम क्या करते हैं, किसी सीनियर आर्टिकल को भेजते हैं, ऑडिट स्टार्ट करा देते हैं। फिर वो जो जूनियर आर्टिकल्स हैं, मतलब सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, वो 3-4 दिन करते रहते हैं। फाइनली चौथे पांचवें दिन हम जाते हैं, जब या जिस दिन भी ऑडिट का काम खत्म हो गया, लास्ट के एक दिन, छोटी ऑडिट है तो बड़ी ऑडिट है तो 2-3 दिन, हम जाके फाइनलाइज करके आते हैं, फिर आकर हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, सब जगह ऐसे ही होता है। अब एक एंटिटी थी, उसकी ऑडिट आई है ना, तो हो गई ऑडिट, 4-5 दिन हो गए थे, तो फाइनल करना था, मैं गया, तो मैंने वहां पहली बार देखा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ठीक है, अब प्रोविजन जनरली एक ऐसा आइटम है जो बच्चे 11-12 में पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ में कभी नहीं मिलता। आपको रियल लाइफ में कभी मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी एंटिटी के पी&एल बैलेंस शीट देखोगे ना, आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बहुत ही रेयरली मिलेगा, किताबों में पढ़ा जाता है, राइट। अब वहां देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, अच्छी बात है ना यार, प्रोविजन बनाया। तो मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया करा आपने, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाया। हाँ, मैंने कहाँ से सीखा है, मतलब ये तो वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा, सच में अंदर से फील गुड आ रहा था यार, पहली बार किसी ने प्रोविजन बनाया तो इट लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहाँ से सीखा, बोले सर वो पिछली वाली एंटिटी में जहाँ मैं जॉब करता था वहां पर हम नहीं बनाते थे प्रोविजन, तो वो जो सीए साहब आते थे हर साल ऑडिट करने, तो वो हम बोलते थे क्यों नहीं बनाते, बेड डेट्स होते हैं, बोरूंज क्यों नहीं बनाते, प्रोविजन क्यों नहीं बनाते। तो मैंने वहां ने सीखा, अच्छी बात है, वहां सीखा, यहाँ लगाया, ये तो कितनी अच्छी बात है। यानी अरे आप हंस रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब मैं हंस रहा हूँ, अपने हंसने पे मत जाओ, मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा कि किसी आदमी ने वहां से सीखा, और उसने ऐसा नहीं करा कि वहीं तक लिमिटेड रहने दिया, तो उसको उस एंटिटी में लगाया। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, वेरी गुड यार, ये तो बड़ा अच्छा बनाया। तो फिर अब आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा, प्रोविजन है, तो मैंने पूछा भी ये बताओ कि आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी है। नेचुरली प्रोविजन चेक कैसे करूंगा यार, आप क्रेडिट सेल्स, बोले सर माल हम पूरा कैश में बेचते हैं, हमारे यहाँ उधार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, 100% सेल इज ऑन क्रेडिट, इज ऑन कैश। दोबारा बोल, बोले सर उधार नहीं बेचते, हमारे बैड डेट्स नहीं होते। मैंने जूता निकाल के साले के सर पे मारूंगा अभी। ये फर्क होता है बेटा अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट। क्या आप शेफ और कुक में फर्क समझते हो? आप, एक होता है शेफ और एक होता है कुक। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन शेफ एंड कुक? नहीं जानते? ढाबे पे कुक होता है, होटल में कुक नहीं होता। होटल मतलब 5 स्टार होटल। अब जब तुम सीए बन जाओगे ना, किसी 5 स्टार होटल में जाना, ठीक है, उसका मेन्यू मंगाना, मेन्यू में आपको वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन के अंदर मुश्किल से 3 या 4 सब्जियां मिलेंगी, 5 मान लो हद मार के बस। ऐसे नहीं वो ढाबे की तरह लाइन से पनीर की 16 सब्जियां, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, ये पनीर, वो पनीर, तुम्हारा पनीर, हमारा पनीर, सबका पनीर, लाइन से। उसके नीचे दाल के 17 टाइप हैं, नहीं, उसमें ऐसे नहीं होता। उसमें सब्जियां 5 ही मिलेंगी आपको, 5-6, 5-6, 4-5 बस, राइट। होता है क्या है, शेफ को आप अपनी टेबल पे बुलाओ, शेफ आएगा आपकी टेबल पे, 5 स्टार होटल है यार, एक दाल मखनी 1200 रुपए की आती है वहां। फर्क होता है, शेफ आपकी टेबल पर आएगा, आपसे पूछेगा कि सर आप क्या खाना चाहते हो। आप छोड़ो उस मेन्यू को, इसको उठा के आप साइड में रख दो, ये ठीक है हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू है, भूल जाइए आप बताओ क्या खाना चाहते हो, आप बताओ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो टेस्ट आप इमेजिन कर रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है इसे लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, आप जो टेस्ट सोच रहे होंगे ना, वो एग्जैक्टली वही टेस्ट लाकर आपको खिलाएगा। मतलब जो टेस्ट आप, ये शेफ होता है बेटा, तो आप बोलो मुझे आज सिंपल, आपने बोला आज मुझे आलू की सब्जी, लेकिन कुछ थोड़ी स्पाइसी हो, कुछ ऐसा फ्लेवर हो जो ऑर्डिनरी सब्जी से अलग हो, आप जब टेस्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा मैंने आज वही खाया जो मैं चाहता था। ये फर्क होता है बेटा। शेफ को हर एक इंग्रेडिएंट का फीचर, वो आपको धनिया पत्ते के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दे सकता है,
धनिया पत्ता क्या होता है, कैसे उगता है, कहाँ से आया, इसके फायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसका फ्लेवर उसको पता है, धनिया किस चीज के साथ में, किस सब्जी में फिट बैठेगा, किस में नहीं बैठेगा। ही डू एक्सपेरिमेंट। को जो सीख लिया वो बना देगा, बाकी सब बिगाड़ देगा। ये फर्क है बेटा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और ये फर्क जो आता है ना वो डिग्री से आता है। ये फर्क, ठेकेदार होता है ना, उसको आपने बोला बेसमेंट बनाना है, तो कहा तो खोदो, खोद दिए भाई ने, बगल के दोनों मकान नीचे बस कुछ नहीं, फिर 3 लोग निपट गए। उस दिन ठेकेदार ने पहली बार सीखा कि भैया बेसमेंट बनाने के लिए ऐसे खुदाई नहीं करते हैं, पहले सॉइल टेस्ट होता है, पहले अगल बगल के मकान, इंजीनियर को बुलाओगे तो वो ऐसे नहीं, आपने बोला खोद दो, उसने खोद दिया, बोले सर ऐसे नहीं बनता बेसमेंट, पहले इसकी सॉइल टेस्ट होगा। सॉइल टेस्ट मतलब मिट्टी का टेस्ट, कहीं एक वर्ड होता है हमारे राजस्थानी में भुरभुरी मिट्टी, पोली मिट्टी बोलते हैं कई जगह, है ना। मॉइस्ट मिट्टी मतलब मॉइस्चर तो ज्यादा नहीं है। पता चला ये खोदा और दोनों के आ गए मकान। अगल बगल के मकान की नींव देखनी पड़ेगी, पहले इनके नक्शे मंगाओ, ठीक है ना, फिर उसके बाद देखेंगे नीचे कोई सीवर लाइन तो नहीं है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। ये फर्क होता है इंजीनियर और ठेकेदार में। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो इंजीनियर भी करेगा जो अभी अभी इंजीनियर बन के निकला है, और वो ठेकेदार भी करेगा जो 25 सालों से ठेकेदारी कर रहा है, क्योंकि है तो ठेकेदार ही ना। तो आप समझो एक चार्टेड अकाउंटेंट ने सिर्फ रिव्यू भी करा है ना, वो रिव्यू भी एक अकाउंटेंट के डीप इवेल्युएशन से 10 गुना बेटर है, इसीलिए ये काम का है। ये क्या, हाँ। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, एसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम ऑडिट करते समय इनको फॉलो करते हैं, दे आर द स्टैंडर्ड बेंचमार्क। सर बेंचमार्क, ये मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं सर, बेंचमार्क फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। एंड एक बात जो आगे लिखूं वो बहुत ध्यान से सुन, रिकवर ऑलमोस्ट, मैं जबरदस्ती ऑलमोस्ट लिख रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑलमोस्ट भी गलत है, एक्चुअल में दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। मतलब ऑडिट में मैं आपको जब पढ़ाना चालू करूंगा प्रोसेस, अभी तो चैप्टर 1 चल रहा है, बेसिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 से हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा, से लेके जिस दिन तक ऑडिट का आखिरी स्टेप आएगा, इस दौरान एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग नहीं लगा, ये हो ही नहीं सकता। यानी कहां से, ऑडिट एक्सेप्ट करने से और ऑडिट रिपोर्ट देने तक के पूरे प्रोसेस में हर एक स्टेप पे एक ना एक स्टैंडर्ड है। यानी हम ऑडिट में जो भी काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग से आएगा ही। तो दे कवर नॉट ऑलमोस्ट ऑल, दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। है, हाँ राइट। चलो अब इसके बाद में आते हैं तीसरा वाला, तीसरा कौन सा था, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान से लिखना क्योंकि ये उसके नाम से मैच होता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट ये किसके लिए है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो गया कवर, और उसमें दोनों आ गए। तो एक होता है, अभी हमने बोला था ना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज फॉर प्रोस्पेक्टिव। किताब में मत देखो, मैं एकदम सही पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा था ना इसको नोट्स को उठा के बंद रख दो, मैच काहे कर रहे हो, सही पढ़ा रहा हूं, आप निश्चिंत रहो। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बेटा कौन से वाले, फ्यूचर के। सामान्य तौर पे ये नहीं बनाए जाते पर कभी कभी बनाने पड़ते हैं। जैसे आपको बैंक से लोन लेना है, अब बैंक से लोन लेना है तो बैंक मांगता है आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और कब बनाने पड़ते हैं, बैंक मांगेगा कि आपके अगले 2-3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दो। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अपना आईपीओ एफपीओ लेकर आ रहे हो, तो लोग आपकी कंपनी में शेयर्स लेंगे, तो दे नीड सम काइंड ऑफ लाइक एन अश्योरिटी,
not exactly a surety, but they need some kind of the data about your company, that what you are expecting to generate revenue in future. पैसा तो तुम हमसे मांग रहे हो 200 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, इसका करने वाले क्या हो, और जो करने वाले हो तो कुछ फायदा वायदा है कि नहीं, पूछेगा ही ना सामने वाला आदमी, तो उसको बना के देना पड़ता है कि भाई हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप पहले ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 2-3 बातें समझ लीजिए। देखो बेटा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक बात आप समझिए, इसमें नो एविडेंस इज अवेलेबल अबाउट एनी ट्रांजेक्शन। कैसे होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आखिर बनते कैसे हैं ये पता है आपको? हम क्या करते हैं, जैसे पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 3-4 सालों के, है ना, उनसे एक ट्रेंड बनाते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी प्रोसेस समझा रहा हूँ, है ना, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, उतना समझ लो जितना आपके काम का है। और तरीका यही होता है, पिछले 5 सालों को उठाया हमने, है ना, उससे हम ट्रेंड बनाते हैं। ट्रेंड जैसे हर साल हमने देखा सेल्स हर साल लगभग 5 से 7% बढ़ रही है, 5 से 7, 8, 10, 5 से 10 के बीच में हर साल सेल्स बढ़ती है, राइट, इट्स अ ट्रेंड। हमारे वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स हर साल बिकॉज ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, समझते हो ना, महंगाई वृद्धि, प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, वैसे नहीं, हमारे प्राइस एस्केलेशन की वजह से, हमारे प्राइस इन्फ्लेशन एस्केलेशन की वजह से 15% बढ़ जा रहे हैं। अब हमारे एक्सपेंडिचर की कॉस्ट, एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, सेल्स उस वजह से बढ़ेगा, करेक्ट, क्योंकि वेरिएबल है, प्लस जो बढ़ेगा उसमें भी 15% और बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ये बात समझ में आ गई? हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस 3 साल से पहले नहीं बदलते, राइट, ये भी हमें 3 साल में हमें लगभग 25% हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस बदल जाते हैं, ऐसे ट्रेंड बनते हैं। अब इस ट्रेंड को इसके बेसिस पर हम अजम्पशन लगाते हैं आगे क्या होगा। जैसे अभी हम चल रहे हैं 25-26, नहीं हम 26-27 में चल रहे हैं, और हम 25-26 से निकल कर आए, तो हमें 26-27 का बनाना है। तो हमने पीछे देखा था कि यार हर साल सेल्स 5% बढ़ती है, तो 26-27 का कैसे बनाओगे? 25-26 का P&L उठाया, ठीक है, उसमें क्या करा, सेल्स में 5% ऐड करा। 27-28 का कैसे बनाओगे? 26-27 वाले का सेल्स उठाया, उसमें 5% ऐड, 27-28 वाले में 5% ऐड करा, तो 28-29 क्या। दैट मीन्स वी यूज टू टेक द ट्रेंड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड्स एंड देन डेवलप सम अजम्पशंस, राइट, अजम्पशन, और उसके आधार पे हम लोग बनाते हैं। अब बताओ, वो ट्रांजेक्शन जो हम उसमें नोट कर रहे हैं, उनकी कोई जनरल एंट्री नहीं हो रही है, का कोई लेजर नहीं है, का कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, दे आर लाइक डायरेक्टली P&L बैलेंस शीट बन रहा है। आई बस समझ में? कैलकुलेटर सीधा P&L बैलेंस शीट, सो वी डोंट हैव एनी जनरल एंट्री, वी डोंट हैव एनी लेजर, वी डोंट हैव एनी ट्रायल बैलेंस, so we don't have any general entry, we cannot have source document, करेक्ट, तो नहीं होने वाला। तो आप चेक क्या करोगे? तो इधर समझो आप, ये ऑब्स्टिकल है, ये कांस्टेंट है, दैट वी डोंट हैव एनी एविडेंस, नो एविडेंस इज अवेलेबल, ठीक है। सिंस नो एविडेंस अवेलेबल, देन PFI और PFS एक ही बात है। PFI मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared on basis of क्या? assumption, totally based on assumption, 100% assumption पर बेस्ड हो, पसंद में आई, और कोई तरीका नहीं। तो वैसे अच्छा है पर वैसे बुरा है। अच्छा इसलिए कुछ चेक नहीं करना, बुरा ये है कि चेक नहीं करना, तो एविडेंस ही नहीं है। अब एविडेंस नहीं है तो मैं साला चेक क्या करूं, मैं बताऊं क्या? तो हम क्या करते हैं, सो व्हाट प्रैक्टिशनर डू, वो 3 काम करता है, मैं पूरा लिखता हूं। व्हाट प्रैक्टिशनर डू while वैल्युएटिंग PFI या P, हम PFI या PFS को इवेल्युएट करते समय क्या देखते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। तो हम देखो, ये तो तय हो गया, एग्जामिनेशन तो कुछ हो, पहला वेदर assumptions used are
रीजनेबल और नॉट, और हम कर भी क्या सकते हैं। अब ये आप कैसे चेक करेंगे, ये बड़ा आसान है। आज हम है, मान लीजिए नेस्बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके देख रहे हैं पीएफआई। इसने कैसे बनाया, 25-26 का पीएनएल उठाया, उसमें सेल्स में 5% ऐड करा और 26-27 की सेल्स बना दी। 26-27 की सेल्स में 5% ऐड करा, 27-28 की बना दी। मैं ये तो पूछूंगा ना कि मैडम 5% क्यों ऐड करा। कह रही सर 5%, वो क्या रात को सर शिव जी सपने में आए, उन्होंने बोला बेटा देख के लिए 5 नंबर का जो फिगर है वो सबसे अच्छा है, तो सेल्स में लेना 5। मैंने कहा वेरिएबल एक्सपेंसेस में 8%, बोले वो दुर्गा जी आई थी। अब मैं ये बात मान लूं क्या, नहीं ना। एक ही कह रही कि सर वो पिछला ट्रेंड है सर हमारा, देखो ये 5 साल का हमने पूरा ट्रेंड बना रखा है इसने साल के, उससे दिख रहा है, तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना रीजनेबल है। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि 26-27 में एक्चुअल में सेल्स 25-26 की सेल्स का 5% बढ़ेगा, ये गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो हम देंगे भी नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये तो तय है 26-27, मतलब 25-26 का सेल्स है 2 करोड़, 26-27 का इसने लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख, 5% ऐड करके। दैट डज नॉट मीन कि 26-27 का एक्चुअल सेल्स 2 करोड़ 10 लाख होगा ही होगा, लेकिन अजम्पशन तो रीजनेबल है ना। अजम्पशन तो, अब एक तो क्या ना, वो आंखों देखी मक्खी निकल गए आप, मतलब चाय सामने है मक्खी गिर गई फिर भी निकाल के पी गए, ऐसा कोई करता है क्या। लेकिन चाय किसी और ने दी, मक्खी गिर गई थी, वो निकाल के लाया और आपको चाय दे दी, हमें तो पता ही नहीं, आप पी गए, ये तो समझ में आता है। तो हाँ, एक कहावत है, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, का मतलब ये कि आप अजम्पशन, ये तो मैं भी जानता हूं कि जो आप फिगर ले रहे हो वो एक्चुअल में अचीव होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो पता है, पर लेकिन कम से कम अजम्पशन तो रीजनेबल हो। सो प्रैक्टिशनर इवेलुएट वेदर अजम्पशन इज रीजनेबल और नॉट। सेकेंड, मान लो अजम्पशन रीजनेबल है, ये बहुत चालाक लड़की है, इसने सोचा उल्लू पटा दूंगी मैं, इसने क्या करा, अजम्पशन तो रीजनेबल ली, लेकिन जब बनाया, आप एक बार इमेजिन कीजिए 26-27 के पीएनएल को इमेजिन कीजिए आप, उसमें कहीं लिखा होगा कि 5% बढ़ा, तो फिगर आ रहा होगा, यानी 2 करोड़ 10 लाख। अब 2 करोड़ 10 लाख कैसे आए, 2 करोड़ प्लस 5% ऐड करके, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करा होगा, फिगर डाल दिया होगा, मैंने देखा 5% है, वहां लिखा 2 करोड़ 12 लाख, ध्यान नहीं गया, मैंने ध्यान दिया नहीं एक्चुअली, मैंने सोचा यार 5% तो सही, तो फिर उसके हिसाब से बनाया होगा। ये चालाक लड़की, इसने 6% ले लिया, इसमें कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन दिख नहीं रही, तो फिगर प्रिंट हो रहा है, तो कैलकुलेशन दिख नहीं रही, मैं मान के बैठा हूं अजम्पशन सही है, तो सही लिया होगा, ये खेल गई वहां पे, समझ गए आप। ये ना हो, आप देखो भरोसा नहीं, हम अपने काम में भरोसा नहीं करते किसी की, क्या, वेदर पी एफ आई इज प्रिपेयर्ड एज पर अबव रीजनेबल अजम्पशन और नॉट। क्या हमारे पीएफआई इस रीजनेबल अजम्पशन पर बने हैं या नहीं, एक तो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं, नहीं है तो आगे जाना ही मत। फिर सेकंड थर्ड चेक कैसे करूं जब अजम्पशन ही रीजनेबल नहीं है। अब ये बोलेगी शिव जी ने आकर बताया, मैं क्या चेक करूं बहन, ये देखूं मैं कि हाँ शिव जी ने बताया वो कोई बात नहीं, पर 5% लिया है ना, अरे जब अजम्पशन ही अनरीजनेबल है तो आगे जाने का लॉजिक निकल रहा है क्या। तो पहले ये चेक करेंगे, ये ओके होगा तो यहां जाएंगे। तीसरा, मैंने तो चेक कर लिया रीजनेबल है, आपने रीजनेबल लिया भी और उसके हिसाब से बनाई भी, और मैंने भी देख लिया रीजनेबल है, तो ये बात जब रीजनेबल है तो लोगों को बता दो, फिर छुपाना क्यों है, फिर छुपाना ही क्यों है। सो डिस्क्लोज अजम्पशंस, अच्छा सारी मत बताओ बट मेन मेन तो बताओ, ठीक है, इन पीएफआई। तो हम, जब आपने अजम्पशन लिया तो आप डिस्क्लोज कर दो, भले ही आप पीएफआई में नीचे लिख देना द एक्चुअल रिजल्ट्स मे डिफर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव, वो लिखो आप, लेकिन अजम्पशन तो बताओ ना। इन 3 के अलावा बेटा और कुछ नहीं कर सकता ऑडिटर में, इन 3 के लिए एविडेंस जो लेना ले लेना, इन 3 के लिए अगर आपको कोई एविडेंस लेना है तो लो। तो प्रैक्टिशनर, ये कलर कितना सुंदर है यार, में ऑप्टेन
sufficient and appropriate evidence. Okay? एविडेंस, ऑडिट एविडेंस नहीं लिखेंगे वर्ड यहां पर, अबाउट, अबव ओनली, इनके अलावा और किसी चीज के लिए एविडेंस नहीं लिख। इसके लिए एविडेंस क्या है? आपने अजम्पशन, ये आपके बोलने से नहीं मानूंगा, आपने बोला नहीं, मैं चेक करूंगा, आपने जहां से निकाला मुझे दिखा दो, डेटा दिया ना तो डेटा दिखा दो ना सामने, मैं भी देख लेता हूं। क्या एविडेंस? ले लो 5 साल के P&L बैलेंस शीट की फोटोकॉपी, लगा लो अपनी फाइल में, तो ट्रेंड आपने बनाया वो लगा लो, आ गया एविडेंस। ये P&L बैलेंस शीट आपने बनाया, इसकी मुझे कैलकुलेशन शीट दो आप, सारा होगा ऐसे। अच्छा, बट एविडेंस आप कितने भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ले लो, कितने भी ले लो आप, लेकिन बेटा देखो ऐसा है तो फ्यूचर के ही ना, कल के तो नहीं है, यानी हाउएवर एविडेंस विल बी ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड, इसीलिए बहुत ही ज्यादा भरोसे लायक नहीं होता, हेंस प्रैक्टिशनर कैन नॉट ऑब्टेन reasonable assurance. Assurance. समझ गए? ये तो नहीं हो सकता, ये एविडेंसेस ही सारे फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंसेस का मतलब सर्टेन नहीं हो सकता, तो भाई साहब इसीलिए क्या रहेगा? रीजनेबल। और इसके नीचे लिखना है मुझे जो मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसको इसके नीचे लिखना, क्योंकि रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है, हेंस प्रैक्टिशनर दो चीजें लिख रहा हूं, पहला, डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन PFI, नहीं दे सकते, ये मत लिख कर आना दैट PFI आर ट्रू एंड फेयर, लिखना ही नहीं, क्या आप लिख ही नहीं सकते, आप कैसे लिखोगे? आपने ये लिखा ट्रू एंड फेयर, तो इसका मतलब ये सही है, मतलब यही होना चाहिए, ये होगा नहीं, और ये नहीं हुआ तो लोग तुमको खा जाएंगे, लोग तुम पे ब्लाइंड कर रहे ना फेथ, लिखना ही क्यों? फिर क्या लिखें? तो इसकी जगह लिखना, और लिखते भी बहुत सोच समझ के शब्द हैं, हम चाहते तो ये लिख सकते थे, ये तो नहीं लिखना, यानी वी डोंट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस, तो हम ये लिख सकते थे दैट वी फाउंड अजम्पशंस आर रीजनेबल, ये लिख सकते थे हम इसको भी अलग तरीके से लिखते हैं, क्यों? ऐसे लिखो कि आम आदमी को तो समझ में ही ना आए, इसको कहते हैं बेटा चालाकी, ये बहुत जरूरी है, आप समझो। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, देखो ब्लफ करना पड़ता है, कभी कभी ब्लफ करना पड़ता है अपने प्रोफेशन में, या किसी भी प्रोफेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां दो ब्लफ करने का ये मतलब नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे, ब्लफ करने का ये हमारा कभी इंटेंशन नहीं होता कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, हमारा वो हम कभी भी नहीं करते, वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं करता, हम क्या कोई भी नहीं करता, पर कभी कभी क्या है, कुछ बातों को बोलने का जो तरीका है, देखो आप किसी को बोलो तुम अगले 10 सालों में मर जाओगे, तुम्हारी 60 साल की उम्र है, ऐसे बोलो आप किसी को, तुम्हारी 70 साल की उम्र है, तो भाई साहब उसको बुरा लगेगा। और आप इसको ये बोलो कि तुम अपने सामने सामने अपने 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 बच्चों की शादी कर दोगे और अपने पोता पोती देख लोगे, भाई साहब खुशी से बावला हो गया, बात दोनों में सेम ही है कि 70 साल की उम्र तक आदमी के पोता पोती हो ही जाते हैं जनरली, तो अनलेस यू आर सलमान खान और राहुल गांधी एक्सेप्शंस, तो दोनों में फर्क है ना। इसीलिए कभी ब्लफ का ये मतलब नहीं होता कि हम गलत ही कह रहे हैं,
टफ का मतलब है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आम आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमको ये तो नहीं लिख सकते डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन पीएफआई, डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ पीएफआई, ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमको लिखना था कि हम ये बता सकते हैं अजम्पशन सही है या नहीं, हम ये बता सकते हैं कि पीएफआई अजम्पशन के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं दैट ऑडिटर एक्सप्रेस, क्या लिखेगा आप ध्यान से सुनिएगा, नथिंग has come into knowledge of practitioner which allow him to accept that assumptions are not reasonable। इसके मैंने तो जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा इजी कर दिया, तुमको याद हो जाए इसलिए, बहुत ज्यादा तो नहीं करा, इतना सही करा है, बाकी तो सेम ही रखा है। ऐसे लिखने के बजाय कि अजम्पशन रीजनेबल है के बजाय हमने ये लिखा कि हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मैं ये मानूं कि अजम्पशन रीजनेबल नहीं है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वही बात है, सीधा सीधा बोलना, ये कान ऐसे पकड़ना या ये कान को ऐसे पकड़ना, बात वही है। अजम्पशन आर रीजनेबल की जगह हमने लिखा ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला जिससे कि मैं ये मानूं कि अजम्पशन रीजनेबल नहीं है। करेक्ट, ऐसा लिखो। और मन करे तो एंड ये भी लिख दो तो और भी बढ़िया है, रिजल्ट्स शोन बाय पीएफआई may not be achieved। और बढ़िया काम हो गया, मतलब हमने सारे कांड कर दिए, हमने उसको साफ कह दिया कि भाई फर्जी है पर बोलने का तरीका अलग है। ऐसे नहीं बोला फर्जी है, ऐसे बोला कि देख भाई ये रिजल्ट है, वैसे तो अच्छे ही हैं, हमें ऐसा तो कुछ मिला नहीं जो अनरीजनेबल लगे, लेकिन हो सकता है कि ये रिजल्ट अचीव ना हो। अब उसके बाद भी उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा डूब गया, बोला यार सर आपने बोला, मैं तो पहले ही कहा था मे नॉट अचीव और अगर मान लो वही हो गया, मैं तो पहले ही कहा था सही है। हमेशा आप विन विन सिचुएशन में, दिस इज व्हाट कॉल द प्रोफेशनल एथिक्स। ये लिखा है कि नहीं लिखा तुमने बताओ। अच्छा देखो इधर क्राइटेरिया क्या है, यहां पे क्राइटेरिया क्या रहेगा बेटा, यहां क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या बोलते हैं शॉर्ट में, SAEs। ये भी अभी हमारे पास 3 ही हैं, 3400, 3402 और 3420, लेकिन पढ़ने आपको ये भी नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट करो, फिर अगले वाले पे चलेंगे, लास्ट वाले पे, रिव्यू वाले पे। अब आता है इसके बाद में स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, सॉरी रिलेटेड सर्विसेज। चौथा वाला हमने क्या लिखा था, अदर। ठीक है, अदर रिलेटेड सर्विसेज, इसमें क्या आता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, इट कवर्स अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एक्चुअल में बताएं तो यहां पे हमारे पास में है ही नहीं कि क्या काम करना है। जैसे पहला था उसमें पता था ऑडिट करना है, दूसरे में पता था रिव्यू करना है, तीसरे में पता था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, इसमें पता ही नहीं है क्या करना है। तो ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, नाम से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा,
मीन्स एज अग्रीड, मीन्स एनी वर्क, लेकिन एक बात कम, किस पर होगा? होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ये तय है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि ये जो काम है हमने दो में डिवाइड किया था। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक तो था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एक अदर, अदर वाले को तो आप छोड़ ही दो। तो अभी वो जो चारों है इसमें भले ही ये डिसाइडेड नहीं है काम क्या करना है, पर ये तय है कि जो भी काम होगा वो होगा किस पर? वो काम होगा फाइनेंशियल वर्क, एनी वर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कंफर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो मींस एनी वर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी वर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिसाइडेड between client and ठीक है बच्चों, क्लाइंट और प्रैक्टिशनर के बीच में जो डिसाइड हुआ फाइनली वो काम, जैसे क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको लिस्ट तो नहीं पढ़ा सकते। फिर लिस्ट क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि पता ही नहीं है ना क्या काम है, कुछ भी काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या यूज ऑफ प्रैक्टिशनर इन, एक वर्ड होता है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एनटीडी ने जनरल एंट्री लेजर वगैरह बना लिया, वो तो अकाउंटेंट भी बना लेता है, अब उसको पी&एल बैलेंस शीट बनाना नहीं आ रहा। कंपनी है, अकाउंटेंट को शेड्यूल 3 नहीं आता, अब क्या करें? सो दे यूज्ड टू कॉल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि सर आओ, ये लेजर है, ये ट्रायल बैलेंस है, इनसे आप हमारा पी&एल बैलेंस शीट बना दो एज पर शेड्यूल 3, तो उसके लिए बुला सकते हैं। और क्या हो सकता है? और एनी वर्क ऑन एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल सच एज रिव्यू ऑफ डेटर्स, ठीक है, और मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ क्या प्रोविजंस, और भी हो सकते हैं डिटेक्टिंग फ्रॉड। ऐसा कई बार होता है ना कि देखो ऑडिट में तो हमने पीछे पढ़ा था कि सारे फ्रॉड पकड़ में आ जाएं, ये जरूरी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि एंटिटी को लगता है हमारे डेटास में गड़बड़ है, अब ऑडिट तो ऑडिट करेगा, वो तो सैंपलिंग करेगा, उसमें गए ठीक, नहीं पकड़ में आए तो नहीं आए, क्या कर सकते हैं? तो दे स्पेशली कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग से कि सर आप आकर हमारे डेटर्स को ही रिव्यू करो, डेटर्स को देखो, रिव्यू भी नहीं, उसको डिटेल में चेक करो और हमें फ्रॉड ढूंढ के दो। अब देखो यहां हम फ्रॉड ढूंढ के देंगे, अब हमें यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चेक करने, हमें क्या चेक करना है? डेटर्स, डेटर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट, सेल्स, पास्ट रिकवरीज एंड ऑल, वो सब देखना है हमें। पर डायरेक्ट फ्रॉड है तो काम फाइनेंशियल स्टेट कुछ भी हो सकता है भाई, देखो ऐसा है सिंपल, जिस चीज का पैसा मिल रहा है ना तो काम करो, सिंपल है। डिग्री ली ना, काय के लिए ली, खत्म। हाँ काम वो करे, इसका ये मतलब नहीं कल बोलोगे हम तुमको 2.5 लाख पर मंथ देंगे झाड़ू लगानी है, ये नहीं बोल रहे यार कि पैसा मिलेगा कुछ भी करेंगे। जो हमारा काम है, हमारा काम क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, यही काम है हमारा, तो वही तो कर रहे हैं, उससे बाहर तो जा नहीं रहे। और ऐसा हल्का फुल्का भी नहीं कर रहे। पर मान लो आज अगर इनसे अपने, नाम बता बेटा तेरा, कृष्णा से अपने पी&एल बैलेंस शीट में कंपनी खोल ली, छोटी कंपनी है, बजट ज्यादा नहीं, अकाउंटेंट रखा है, अकाउंटेंट 15,000 में आ जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 60,000 में आएगा, तो इसने अकाउंटेंट रखा। ईयर एंड में पी&एल बैलेंस शीट नहीं बन रहा, इसने बोला सर आप पी&एल बैलेंस, हाँ तो 50,000 रुपये लूंगा, चल 40 दे देना। अब मेरे को ये काम मिल रहा है, मैं क्यों ना करूं? मुझे आप एक रीजन बताओ मैं क्यों ना करूं? क्या कर रहा हूं मैं ऐसा जो साला मेरे को अच्छा ना लगे, लोग कहेंगे ये देखो क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहा हूं? पी&एल बैलेंस शीट तो बना रहा हूं, यही तो काम है हमारा, पैसा लिया, इसमें गलत क्या करा? कुछ गलत नहीं करा, कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इसने केशव, कृष्ण केशव, मैं भूल गया यार, केशव ने बोला कि भाई मेरे को अपने डेटर्स पे डाउट लग रहा है, तो कोई बात नहीं जी, हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से फ्रॉड को ढूंढ के देते हैं, डेटर में से पैसा लेंगे इसका, हर फ्रॉड का 5,000,
15 फ्रॉड निकले तो 5,000 इंटू 15 75,000 का बिल बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम, लेकिन किससे रिलेटेड होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं बेटा अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, और इस काम को क्या बोलते हैं? अदर रिलेटेड सर्विसेज। क्राइटेरिया मैं आपको सच बताऊं तो क्राइटेरिया है ही नहीं, जबरदस्ती चिपका रखा है इंस्टीट्यूट ने। क्राइटेरिया कैसे होगा? काम तो तुमको साला पता नहीं करना क्या है, क्राइटेरिया कैसे होगा? उधर पता था रिव्यू है तो रिव्यू का क्राइटेरिया बनेगा, ऑडिट है ऑडिट का क्राइटेरिया बनेगा, प्रोस्पेक्टिव काम तो पता नहीं तुमको, क्राइटेरिया जबरदस्ती चिपकाया है। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, बोले तो SRS। अभी तक दो है, एक है 4400, एक है 4410। 4400 बकवास है क्योंकि कुछ है ही नहीं, 4410 फिर भी ठीक है, ये इसके लिए है, इस वाले काम के लिए। पर आप इतना दिमाग में जाओ किसका कौन सा किसके लिए, पढ़ने तो है ही नहीं, बस इतना ही पढ़ना है, काम खत्म। आई बात भेजे में? यहां तक कोई दिक्कत? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी टाइम है, अरे बहुत टाइम है अभी तो हाँ। नहीं, अगर तुम पहले जाना चाहते हो तो मैं छोड़ सकता हूँ, मतलब अगर तुमको लग रहा है तो, तुम्हारे को अंदर से लगे तो, ऐसे मन मार के नहीं बैठना है। मेरा ऐसा मानना है कोई भी काम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जबरदस्ती में क्या होता है ना, फिर वो मजा नहीं आता, और मजा नहीं आता ना तो फिर सब बेकार है, मजा आना ही चाहिए। तो अगर तुम, हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम आराम से बैठ पा रहे हो पूरा चैप्टर, क्योंकि अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे इस टॉपिक में, अभी 3 टॉपिक हमारे पेंडिंग है। ठीक है, वो 3 टॉपिक कराने, बट है छोटे छोटे से टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ सकता हूं क्लास, आपकी इच्छा है, करा दूं। गुड। अब ये एडवर्टीजमेंट है जी, हाँ डॉक्टर भी हूं मैं दिमाग का इलाज करता हूँ सच में हूँ डॉक्टर यार, वो वाला नहीं, वो PhD वाले डॉक्टर जो होते हैं। हाँ, ये हल्के में ले रही थी मैंने बोला, मजाक कर रहा हूं बेटा। चलो, अब पांचवा, ये कोई वो नहीं है, ये तो जनरलाइज्ड है ना, एक हम एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि हमें चैप्टर नंबर 11 में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करनी है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, ये इन आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान देना, इन ऑडिटिंग, यानी हमारे काम तो वो 4 ही हैं, ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड। ये अब उससे बाहर आ जाओ आप, उस अश्योरेंस एंगेजमेंट टर्म से बाहर आ जाओ आप, अश्योरेंस एंगेजमेंट खत्म। ठीक है, अब हमें अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में खाली 2 बातें पढ़नी है। एक तो वो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स, उनका यूज क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो या स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड हो या स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका फायदा क्या, और अगर इनको फॉलो नहीं करा तो क्या होगा, मतलब हम व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रैक्टिशनर रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स। बस वो 2 टॉपिक पढ़ने, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस पे आपके इसमें दे रखा है बहुत सारा, बट पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स क्या है ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऑडिट करते समय आपने जो 4 काम देखे, उन सब में से सबसे ज्यादा काम हम कौन सा करते हैं? ऑडिट। देखो, रिलेटेड सर्विसेज वाला काम ठीक है आता है, अश्योरेंस वाला काम बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, ना के बराबर। रिव्यू वाला काम भी बहुत कम आता है, सबसे ज्यादा काम हम करते हैं ऑडिट। और हमारी पहचान भी एक्चुअली वैसे तो चारों से ही है, लेकिन मेन एक आम आदमी क्या जानता है? ऑडिट। आम आदमी रिव्यू नहीं जानता, आम ऑडिट अश्योरेंस अंदर रिलेटेड सर्विस नहीं जानता, ऑडिट। तो हमारी पहचान ऑडिट। ठीक है, हमारी पहचान हमारी ऑडिट है, यही हमारी पहचान है। तो इसमें तो क्वालिटी हाई लेवल की चाहिए, नहीं उधर थोड़ा बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया कोई बात नहीं, पर ये हमारा सबसे मेन टास्क है। इसमें हल्का सा भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ ना बेटा, सारी गुडविल खत्म, सब खत्म। इसीलिए हमने क्या बोला? क्वालिटी कंट्रोल। अब सवाल है हाउ, हाउ टू मेंटेन क्वालिटी, क्योंकि ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपना बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो फिर ये सवाल कहां से आ गया? आपने बोला ऑडिट करो, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग लगाओ, हम लगा रहे हैं, यही तो था ना। आपने बोला ऑडिट के हर स्टेप के लिए स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, हमने लगाया। अब ये बोलना कि क्वालिटी मेंटेन करो, अब ये अजीब सा नहीं हो गया? मतलब ये आपको हम पे भरोसा नहीं है? हम स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ऑडिट कर रहे हैं, फिर भी कुछ कसर रह गई कि हाँ
थोड़ी कसर बाकी। और ये कसर कैसे पूरी होगी? हाउ टू मेंटेन क्वालिटी एज पर SQC1 कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अभी तक तो एक ही है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कॉल्ड एज SQC1, अभी तक ज्यादा। ये हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में, इसलिए यहां जो लिखा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा नहीं पढ़ना। हम कहां डिस्कस करेंगे? इन चैप्टर नंबर 11। अच्छा, जो बाकी हैं उसमें से स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग आगे सारे चैप्टर में पढ़ने, SRS SRE SAS कहीं नहीं पढ़ने। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक? श्योर? पक्का? गुड। अब आप अपने नोट्स निकाल लीजिए। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यार, एक मुझे नोट्स चाहिए होंगे एक जने के किसी। ये आप अभी नोट डाउन कर लेना। पहले हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, जहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहां आ जाए आप एक बार। जहां ये टॉपिक हमने स्टार्ट करा वहां आ जाए। आओ, व्हाट इज एन एंगेजमेंट, ये हमने पढ़ लिया। नीचे एंगेजमेंट के कंपोनेंट्स हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद में नीचे रिव्यू का मीनिंग दे रखा है। हमने ऑडिट पढ़ा, रिव्यू पढ़ा। इसमें दोनों है, देखो ऑडिट वर्सेस रिव्यू। और नीचे इसका वैसा वाला बॉक्स बना के भी दिया, ये सारा हमने वहां लिखा हुआ है। अगर आप यहां से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर यहां से पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या करना घर जाके, जैसे आपने यहां लिखा है ना, इस टॉपिक को पढ़ा फिर इसको पढ़ना। ठीक है, इधर से पढ़ना, पहले लिखा हुआ पढ़ना फिर बुक से पढ़ना, इस वजह से मॉडल से। ठीक है ना, ये सारा यहां हो गया। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आगे है PFI वाला, जिसमें जो 3 पॉइंट थे वो आपने लिखे। फिर नीचे PFI, मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया, PFI का मीनिंग नहीं पढ़ाया, एक बॉक्स बना हुआ है उसको मैंने छोड़ा हुआ है बस अभी तक, है ना। उसके नीचे जो है एग्जाम्पल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, कुछ भी काम का नहीं है, आप बस मतलब काटना नहीं है, पर हमने अंदर लिखा हुआ है। जैसे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस, PFI इट इज एन अश्योरेंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और अजम्पशंस, ऐसे। उसके बाद एक टॉपिक आता है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, पढ़ना बाकी है अभी। उसके बाद में आता है नीचे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दिख रहा है, ये चारों के बारे में मैंने पढ़ा। आपको कुछ भी नहीं, आप इसको अंदर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे नीचे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, पीछे हमने रिव्यू वाला पूरा पढ़ लिया। कहां पढ़ा? जहां पे ऑडिट एंड रिव्यू में डिफरेंस दे रखा था ना, वही बात एज इट इज यहां लिख दी और नीचे नाम लिख दिए। राइट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा है नहीं। इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को आप पढ़ेंगे तो फालतू बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है? इट्स अ हाई क्वालिटी बेंचमार्क, लिखा तो था वहां पे, फॉलोड बाय ऑल ऑडिट। जितना काम का है मैंने सारा वहां लिख दिया, नीचे इन्होंने फालतू बातें लिखी हैं। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं, यहां तक ठीक था। उसके आगे वो एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, अरे वो एस्पेक्ट तो सारे एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं, तो आगे चैप्टर्स में आएंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के नाम दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। राइट? तो इसको यहां, ये जो टॉपिक है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ये टॉपिक चाहे आप यहां से पढ़ो चाहे आप नोट से पढ़ो, चाहे घर जाके नोट से पढ़ने के बाद यहां से क्रॉस लगा देना, लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। लगा दो अभी, एक काम करो, तुम लगा दो अभी, हाँ लगा दो, ध्यान से, पता लगा पीछे का भी कट गया। हाँ, आगे तक जहां तक ये टॉपिक जा रहा है। ठीक है, बस उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल वाला टॉपिक, उसको भी काट दीजिए यहां से, क्योंकि चैप्टर 11 में कवर होगा, लेकिन ये लिख लेना जरूर। उसके बाद में देखो एक टॉपिक, व्हाई स्टैंडर्ड्स नीडेड एंड व्हाट इज द ड्यूटी इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिला आपको? ये टॉपिक दो। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पीछे रह गया, वो बाद में देखेंगे। व्हाई स्टैंडर्ड्स नीडेड, स्टैंडर्ड्स की जरूरत ही क्यों है? स्टैंडर्ड्स इंश्योर्स कंडक्ट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क। राइट? स्टैंडर्ड होने से ये होता है कि हम लोग जब अपनी ऑडिट करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो एज पर बेंचमार्क होता है, और ये बेंचमार्क ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने, तो हमारी ऑडिट क्या है जी, ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो जाती है। सेकंड, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करेंगे तो ऑडिट अच्छी होगी, ऑडिट अच्छी होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होगी। स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्टैंड इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। क्या है जी, आप ऊपर लिखो स्टैंडर्ड्स नीडेड, इसके आगे डैश करो और लिखो रटना है। हर चीज थोड़ी ना समझाने की होती है यार, इसके आगे लिखो रटना है, उसके आगे लिखो इंपॉर्टेंट है। अब अरे मैं बताता हूं इसका मतलब, इंपॉर्टेंट है मतलब इस पे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। ठीक है,
एक बात, ये 3 नंबर वाला मैं बताऊंगा कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे ना तब बताऊंगा। दूसरी बात, रटना जिसपे लिखा है ना उसे कब पढ़ना है, उसे आज से लेके एंड तक नहीं पढ़ना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के पढ़ना है, उसके दौरान बीच में कभी नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं जो मार्किंग कराता हूं वो बहुत स्पेसिफिक होती है, बोला ना हमारी स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, हर चीज हर समय नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। जिस चीज की जब यूटिलिटी है तभी पढ़ना है, हर समय पढ़ोगे तो कुछ काम नहीं होता। तो कब पढ़ना है, जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह उठ के। अब ऐसे कुल मिलाकर आपको जब सारे टॉपिक हम ऐड कर दें तो कुल मिलाकर 2 या 3 पेज, बस सारे टॉपिक को मर्ज करेंगे तो 3 पेज, इतने पेज आप सुबह सुबह याद कर सकते हैं। याद करना, एग्जाम में जाना, टॉपिक मिले लिख देना, वरना दिमाग से डिलीट मार देना। इनकी इतनी ही लाइफ है। अब आप अभी रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे, बार बार रटोगे बार बार भूलोगे, बार बार टाइम वेस्ट करोगे। क्यों करना टाइम वेस्ट? इसलिए नीचे टॉपिक देखो, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्या ड्यूटी है? देखो ड्यूटी तो देखो पहला ऐसा है कि प्रैक्टिशनर को अपना काम करते समय ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही चाहिए। ये तो हो गई सिंपल बात। देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम। प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो अपना काम करें, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो अश्योरेंस हो, they should follow the standards, right? Point number 1. There may be a situation when a specific procedure is required as required in standard would be ineffective in a particular engagement. हो सकता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्टैंडर्ड में लिखा है ये करो, पर हम जब ऑडिट करने बैठे तो उसमें वो स्टैंडर्ड में जो लिखा है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने लिखा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लो, करेक्ट, कहां लिखा हुआ है? SA 500 में लिखा हुआ है। Then auditor should obtain sufficient and appropriate evidence. Now there may be a circumstance that you won't be able to obtain sufficient and appropriate evidence. उत्तराखंड में ब्रांच है, वहां आ रही है बाढ़, और आप कह रहे हो मुझे sufficient and appropriate evidence चाहिए चाहिए चाहिए। अरे क्या चाहिए यार, आप अड़ गए। अब वो कह रहे सर वहां मत जाओ मर जाओगे, बोले नहीं चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कहा है, तो जाओ फिर मरो, क्या कर सकते हैं। अब इसमें कोई लॉजिक है तो आदमी नहीं लेगा ना। तो यहां पर आपके पास में वो स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं करने का रीजन है, तो ये बात लिख दो ना ऑडिट रिपोर्ट में। पीछे पढ़ा था ना अपने स्कोप में, जो हमारे स्कोप में नहीं आता वो नहीं कर सकते, बात खत्म। तो देखो क्या लिखा, देयर मे बी सिचुएशन व्हेन रिक्वायरमेंट इन अ स्टैंडर्ड वुड बी इनइफेक्टिव, इन सच केस इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। उस केस में पहली कोशिश तो हम ये करते हैं कोई और तरीके से काम हो जाए, जैसे हमने बोला सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, स्टैंडर्ड में लिखा, लेकिन नहीं ले पर तो कोई और तरीका मतलब हमने बोला सर वहां के स्टाफ को बोलो फोटो वोटो भेज दें, ये तो कर सकते थे, स्कैन करके भेज दें बिल को। अब हम वहां नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आ सकते, स्कैन तो आ सकता है, तो स्कैन करके भेज दो। ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस, गूगल ड्राइव पे डाल दो, कुछ तो करो जिससे कि, या कोई और व्यवस्था हो किसी के आने की, जैसे सरकारी व्यवस्था होती है ना, हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं या कोई और, तो उनके थ्रू आ सकता हो तो भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं फिर देखेंगे। लेकिन इस बात को आप कहीं रिकॉर्ड कर लो, कहां रिकॉर्ड कर लो? डॉक्यूमेंटेशन में। रीजन फॉर डिपार्चर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये भी बताओ कि आपको क्यों ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाना पड़ा। अनलेस इट इज क्लियर फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन। अब हम कुछ नहीं छिपाते, हम चोरी कर ही नहीं रहे जी। तो अगर मैं प्रोसेसर नहीं लगा पा रहा, यानी जो ऐसे में लिखा है वो आप नहीं कर पा रहे, तो आपने दूसरा ऑडिट प्रोसेसर लगाया, तो आप लिखो कि आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेसर क्यों लगाना पड़ा, राइट, और क्या प्रोसेसर लगाया, और ये बात आप ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करो कि भैया हमने इस ऑडिट में ये वाला प्रोसेसर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये रीजन था, और उसकी जगह हमने ये वाला प्रोसेसर लगा दिया, बात खत्म। आगे देखो, his report should draw attention, it is also be noted that mere disclosure in report not absolve a professional accountant। अब ये लाइन ही सबसे फफूंद है, पूरी फसाद की जड़ ये आखिरी लाइन है जिस पर बनता है केस स्टडी, राइट। क्या है? आपको ये लाइन हमने कह दिया कि अगर स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग में जो लिखा है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, राइट, ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो आप उसकी जगह दूसरा प्रोसेसर लगा लो, वो भी नहीं लग रहा तो मत लगाओ, पर ये बात अपनी रिपोर्ट में लिख दो कि हमने ये प्रोसेसर नहीं लगाया, ये सिचुएशन है। अब उल्टा चलो, आपको पता था ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख के मैं ऑडिट प्रोसेसर लगाने से बच सकता हूं, हमने ये कभी नहीं बोला, हमने कहा लग नहीं रहा तो लगाओ। आपने सोचा लिख देता हूं और ये बोल दूंगा लग नहीं रहा, होशियारी नहीं बेटा, आईसीआई बाप है, समझे आप।
मैं सच कह रहा हूं, आपकी डिग्री कैंसिल कर देगा, और ऐसा पास्ट में हुआ है। होशियारी नहीं, हमें जो ऑप्शन मिला उसका मिसयूज नहीं करना है। तो अगर कोई सोचे कि डिस्क्लोजर देके मैं मेरी लायबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाऊंगा, एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये नहीं हो सकता, राइट। दिस इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ रीजन फॉर नॉट फॉलोइंग द कंप्लायंस गिवन इन द स्टैंडर्ड, करेक्ट। ये आपको याद रखना है।